दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो ग्राम पंचायत है। ठीक है। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही। ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो जानकारी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत का स्वरूप होता है, ये जितने भी आपको दिए हुए हैं टॉपिक, सारे चीज होते हैं, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा जानकार व्यक्ति ही अपने जो अधिकार को जान पाता है। इसमें क्या है, मुखिया, मैं एक तरफ से मैं बता रहा हूँ। पहला, ग्राम पंचायत का स्वरूप क्या है, ग्राम पंचायत की संरचना, शपथ ग्रहण, स्थान का आरक्षण, ग्राम पंचायत की अवधि, मुखिया उप मुखिया की पद की अवधि, वार्ड सदस्य का निर्वाचन किस तरह से रिक्त होता है, ग्राम पंचायत की बैठक, कोरम क्या होता है, ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है, मुखिया की जिम्मेवारी, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। बजट क्या है, उसके बाद मुखिया को किस तरह से हटाया जा सकता है, त्याग पत्र किसको देगा। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती ही रही। ठीक है। अब देखते हैं, पहला ये है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधि की ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है, तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उसकी सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है। कहता है, 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसमें एक बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी कि हम लोगों का जो गांव का जो स्ट्रक्चर हो, गांव में जो शासन प्रणाली हो, वो किस तरह से होगा, तो उसका जो प्रारंभिक स्तर है वो पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है। ठीक है। तो इसमें आपको उसकी जो ये क्या है, और इसमें कहता है कि यहाँ पे जो निर्वाचित होते हैं, जैसे मुखिया हो गया और वार्ड सदस्य हो गया, ये सबको जो जनता को डायरेक्ट जवाब देना पड़ता है। जैसे एमएलए एमपी, ये सबको डायरेक्ट जवाब नहीं देना पड़ता, वो लोग आपको मिलने भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सभी लोगों को उसको मतलब कि ग्राम सभा में जो आते हैं, वो उसको बताना पड़ता है। जो भी मुखिया है, वार्ड सदस्य है, सब चीज जो काम किए हैं, क्या है नहीं है, सारा चीज आदमी को जो जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, जो ग्राम सभा में बैठते हैं, उसको सबको बताना पड़ता है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत ये है जो डेफिनेशन दिया हुआ था। ठीक है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, ग्राम पंचायत का स्वरूप, किस तरह का स्वरूप होगा। पहले सुन लीजिए, आपको अच्छे से समझ में जरूर आ जाएगा। ग्राम पंचायत का क्षेत्र बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार लगभग 7,000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी, जिसको डीएम बोलते हैं, द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है। अब ग्राम पंचायत का जो पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो हम लोगों का लागू हुआ था बिहार में, ठीक है, उसके जो अनुसार है, 7,000 जनसंख्या वाला जो भी गांव है, उसको एक ग्राम पंचायत क्षेत्र मान लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और ये जो जनसंख्या का है, कहीं कहीं पे चेंज हो जाता है। जैसे एमपी में ज्यादा हो जाता है, यूपी में ज्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। ठीक है। तो इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में 7,000 मानेंगे। ठीक है। उसके बाद बोलता है, ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांव को शामिल हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में एक, अगर एक गांव में 7,000 जनसंख्या नहीं, तो दूसरे गांव को मिला करके उस ग्राम पंचायत को ये कर देंगे कि ये ग्राम पंचायत में ये सारे गांव हैं। ठीक है। मुखिया संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। मुखिया जो है, मुखिया का चुनाव तो आप तो देखे ही होंगे। मुखिया एक खड़ा होता है जिसका कुछ चुनाव चिन्ह होता है।
ठीक है, आप लोग उसको वोट देते हैं और वो वोट के माध्यम से आता है, बराबर। अब ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होती है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि में कौन सा आता है, एक तो वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर का भी इलेक्शन होता है, एक मुखिया का भी इलेक्शन होता है। अभी हम लोग वार्ड समिति की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। तो वो तो हम लोगों के वोट से ही आता है। अब ये लगभग 500 की आबादी पर एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसको वार्ड बोलते हैं, का गठन होता है। अब 500 की आबादी पे एक वार्ड बना दिए, ठीक है, उस वार्ड का एक मेंबर होगा, वार्ड मेंबर जिसको बोलते हैं, और प्रत्येक वार्ड से एक ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड सदस्य निर्वाचित होता है। सभी वार्ड सदस्य अपने बीच से ही एक उप मुखिया का बहुमत से चुनाव करते हैं। अगर 10 तो वार्ड सदस्य हो गया तो उसमें से कोई एक बोलेगा कि, और 2 खड़ा हो गया कि हाँ मुझे उप मुखिया बनना है, तो उसी में से वोट करेगा, जो मतलब वार्ड मेंबर है वही वोट करके उप मुखिया का चुनाव कर देता है। इस मतदान में मुखिया भी भाग लेते हैं। मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ग्राम पंचायत क्या हो गया, मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड सदस्य मिलकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। इतना तक क्लियर है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। ये ग्राम पंचायत जैसे ही इलेक्शन हुआ, ठीक है, और परिणाम घोषित हुआ, वहां से वो 5 साल काउंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पदभार संभालेगा उसके बाद नहीं, रिजल्ट घोषित हो गया 5 साल, उसके बाद तक 5 साल, ठीक है, ये याद रखना है। अब कहता है ग्राम पंचायत की संरचना, कैसा संरचना है। ग्राम पंचायत की संरचना में निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड मेंबर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो वार्ड सदस्य होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, किसमें, ग्राम पंचायत की संरचना में, ठीक है। अब शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञा लेना। शपथ ग्रहण कैसे होता है, निर्वाचन में विजयी होने के उपरांत मुखिया, उप मुखिया एवं जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य हैं या वार्ड सदस्य को शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है, ये अनिवार्य होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। अब स्थान का आरक्षण, आरक्षण भी होता है, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि आपके एरिया में कहीं SC ST ये है। तो अब देखिए क्या है इसका। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्य, मतलब कि जो भी वार्ड सदस्य के कुल स्थानों का 50% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होता है, ठीक है। 50% जो वार्ड सदस्य में जो होगा वो अनुसूचित जाति, SC ST और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जिस तरह से EBC आ जाता है वो सब। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण जो है पंचायत में उसकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अगर मान लिया जाए कहीं SC ज्यादा है तो SC ज्यादा का आरक्षण ज्यादा मिलेगा, कहीं SC ST है तो ST को ज्यादा मिलेगा, तो ये बात है। लेकिन 50% इन तीनों को मिला के होगा, बाकी 50% में जनरल खड़ा होगा वार्ड सदस्य के लिए। पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात 20% तक होगा, ठीक है, ये 20% तक ही हो सकता है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए स्थान के आरक्षण के पश्चात 20% तक होगा, ठीक है। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी में 20% जो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। दोनों मिला करके 50% जो है वो महिलाओं के लिए होगा। आरक्षण का यही नियम मुखिया पद हेतु होने वाले आरक्षण पर भी लागू होगा, ठीक है। अब मुखिया पे टाइम पे मुखिया में भी मतलब कि आरक्षण हो जाता है कि कहीं पे SC बनेगा तो कहीं इस टर्म में SC का सीट है, अगले टर्म में ST का है, तो 2-3 बार के बाद मतलब क्या होता है, जनरल का भी आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा। अब ग्राम पंचायत की अवधि के बारे में बताया गया। ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक रहेगी, उससे अधिक नहीं रह सकती, ठीक है। अब कहता मुखिया और उप मुखिया की पदावधि। ग्राम पंचायत के
रूप में शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा लेने की तिथि से यानी 5 वर्ष पूरा होने तक होते ही उसकी पदावधि समाप्त हो जाती है। उसकी जो टाइम, जो पद की उपाधि है, जैसे 5 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ तो वो तो भी मुखिया नहीं रहेगा, ठीक है, तब उसको गवर्नमेंट को निकालना पड़ता है कि हाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, वो मुखिया का खत्म हो गया, टाइमिंग खत्म हो गया, 5 साल ही किसी भी हालत में, उससे ज्यादा नहीं होता। वो स्पेशल केस हो सकता है कभी कभी, जैसे इस बार हुआ था कि 6 महीना के लिए एक्सटेंड कर दिया था क्योंकि लॉकडाउन था और ये कोरोना था, तो वो अलग बात है, लेकिन 5 साल की होता है। अब कहता है मुखिया वार्ड सदस्य का पद रिक्त होने पर निर्वाचन। अगर आपके पंचायत में मुखिया का पद रिक्त हो गया, मर गया, या वार्ड सदस्य मर गया, या कुछ और हो गया, तो उस टाइम में उसका जो निर्वाचन किस तरह से होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। मुखिया वार्ड सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र, अगर कोई त्यागपत्र दे दिया कि नहीं अब मुझे मुखिया नहीं रहना है, चलो मैं, या अयोग हो गया, या पदच्युति अथवा अन्य कारणों से मुखिया पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र उक्त पद पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराना आवश्यक है, ठीक है। वहां पे निर्वाचन, मुखिया का निर्वाचन होना, अगर मर गया तो वहां पे इलेक्शन करवाए मुखिया का तुरंत। मुखिया एवं उप मुखिया दोनों का स्थान रिक्त हो जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी, ये वीडियो होता है, 15 दिनों के अंदर पंचायत सदस्यों की बैठक, पंचायत सदस्यों की बैठक, पंचायत सदस्य कौन हो गया, वार्ड मेंबर की बैठक बुलाकर उप मुखिया का चुनाव कराएगा। उप मुखिया का चुनाव तो हो सकता है क्योंकि वार्ड मेंबर है अपने पास, वार्ड मेंबर में से किसी को उप मुखिया बना दिया, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी। 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी सभी वार्ड मेंबर को कि आप लोग ग्राम पंचायत भवन में आइए, यहाँ पे बैठक होगा और उप मुखिया का चुनाव होगा। इस तरह से ऐसी बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो द्वारा किया जाएगा, परंतु कार्यपालक पदाधिकारी को उस चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या मतलब वीडियो उस इलेक्शन में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता, तो नहीं ले सकता, ये बात नोट रखिएगा, ठीक है। अब ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होता है, अभी आगे चल के आपको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में भी बताएंगे क्या डिफरेंस है। तो पहले देख लीजिए ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत क्या होता है, मुखिया, उप मुखिया और वार्ड मेंबर की बैठक 2 माह में ये याद रखिए, 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में आयोजित किया जाना अनिवार्य है, ठीक है, ये अनिवार्य है कम से कम। जिस तरह से हम लोगों के संसद में 6 महीना में कम से कम एक बार बैठक होना जरूरी है, एक सत्र होना जरूरी है, उसी तरह से दो माह में कम से कम एक बार वो लोग बैठेगा। इसके लिए मुखिया जब भी उचित समझे तब सूचना देकर ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के लिखित अनुरोध पर अगर कोई चाहता है कि नहीं अभी बैठक होना चाहिए, बहुत अर्जेंट है, गांव में भीषण बाढ़ आ गया या कुछ और हो गया, तो ग्राम पंचायत का जो 1/3 वोट है, अगर कहीं पे 9 है तो कम से कम 3 लोग जो लिखित मुखिया को देगा कि नहीं हमको मतलब कि ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना चाहिए, तो मुखिया 15 दिन के अंदर जब देगा उसको एप्लीकेशन, अनुरोध करेगा, तो 15 दिन के अंदर विशेष बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत की सामान्य और विशेष बैठक आयोजन की नोटिस में बैठक का स्थान, तिथि, समय तथा बैठक का एजेंडा स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए जब मुखिया ने बोल दिया हाँ ठीक है होगा यहाँ पे, तो वो एक लेटर इश्यू करेगा, उसमें सब चीज लिखा रहेगा कि हाँ इतने फलानी तारीख को यहाँ पे और इतने बजे और क्या किस बात पे मतलब की बैठक होगी, वो लिखना जरूरी होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कार्यवाली एजेंडा, जो जिसको बोलते हैं एजेंडा, मुखिया उप मुखिया की सहमति से पंचायत सचिव के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, कौन लिखेगा, ये पंचायत सचिव लिखेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आएंगे पंचायत सचिव के।
कौन सा एजेंडा फिक्स करेगा? मुखिया, उप मुखिया, और कौन लिखेगा? पंचायत सचिव। हर बैठक की कार्रवाई के विवरण को उसके लिए उपलब्ध रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए और बैठक में भाग लेने वाले का हस्ताक्षर होना चाहिए कि हाँ कौन कौन बैठक में था। यह आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए। जैसे आम जनता अगर चाहेगा, ये आगे बताएंगे कब चाहता वो, जैसे ये रिकॉर्ड रहना जरूरी है। कौन रिकॉर्ड रखेगा? पंचायत सचिव, जो एक रजिस्टर बना के रखेगा कि हाँ इस बैठक में कौन कौन सब आया, सब अपना साइन कीजिए, ठीक है, ताकि जब ग्राम सभा लगे, अगर जनता को कुछ पूछना चाहे तो आप वहां दिखा सके कि हाँ ये आदमी आया था, ये वार्ड सदस्य आया था और ये लोग भाग लिए थे, इसमें ये बात हुई थी, ठीक है। अब कहता है सामान्य बैठक की सूचना बैठक के 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। सामान्य बैठक अगर 2 महीना में एक बार हो रहा है तो मिनिमम जो है 7 दिन पहले, और विशेष बैठक है तो 3 दिन पहले। वैसे तो 15 दिन के अंदर बैठक बुलाया जा सकता है, वो बात है, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन है जिसको देना होगा मुखिया के द्वारा वार्ड सदस्य को और उप मुखिया को, ठीक है। ये भेजना पड़ेगा 7 दिन पहले और ये 3 दिन पहले विशेष में। विशेष कब था कि कोई 1/3 जो है, 1/3 जो लोग हैं अगर वो लिख के देंगे कि हाँ हम लोगों को बैठक करना है, तब के बारे में बोला 3 दिन पहले सूचना मिलना चाहिए बाकी वाले को। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करने का दायित्व मुखिया का है। मुखिया की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उप मुखिया द्वारा किया जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोरम क्या होता है? गणपूर्ति। कोरम बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपको संसद में भी मिलेगा। कोरम ये होता है कि कितना कम से कम, मतलब कि आपको प्रतिनिधित्व चाहिए कि आप ग्राम पंचायत की बैठक कर सके, ठीक है, वही लिखा हुआ। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम या गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्य का होना अनिवार्य है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछता है बीपीएससी वगैरह में। अगर हम लोग ग्राम पंचायत का बैठक बुलाते हैं तो कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? मान लीजिए किसी भी ग्राम पंचायत में 12 ये है सदस्य हैं और एक मुखिया एक उप मुखिया हो गया, 12 लगा करके, तो कम से कम 6 होना जरूरी है, तभी आप मतलब कि ये बैठक बुला सकते हैं या बैठक हो सकता वो। अगर नहीं रहा तो वो उसको ये नहीं मानेगा, वैलिड नहीं मानेगा। बगैर कोरम के ग्राम पंचायत की बैठक में लिए गए निर्णय मान्य नहीं होंगे। वो निर्णय लेता है तो मान्य नहीं होगा। कोरम की ओर ध्यान दिलाए जाने की स्थिति में 1 घंटा तक, अब कोरम हो रहा है, ठीक है, अब बंदा नहीं आ रहा, कोई प्रतिनिधित्व नहीं आ रहा, 1 घंटा तक प्रतीक्षा करने के उपरांत अगर बैठक स्थगित की जाती है तो अगली बैठक पुनः लिखित सूचना दी जाएगी, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो 1 घंटा तक वेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, जो ग्राम सचिव है वो आगे का जो बैठक होगा उसके लिए वो टाइमिंग वगैरह लिखित सूचना दे दिया जाएगा आगे वाले को कि हाँ आगे इस तारीख को बैठक होगी। स्थगित बैठक की अगली बैठक में कुल सदस्य की संख्या की आधी गणपूर्ति आवश्यक होगी, वही बात है, आधी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक चाहे वह सामान्य हो या विशेष या बजट पास कराना हो या अन्य कोई प्रस्ताव पारित कराना हो, तो उक्त सभी बैठक में कोरम की कुल सदस्य की संख्या का 50%, ये रट लीजिए, कम से कम 50% होना जरूरी है, तभी कोरम होगा, नहीं तो वो कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग करना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में निर्णय की प्रक्रिया में आम आदमी को जोड़ना। बिहार राज्य अधिनियम 2006 ये कब से लागू हुआ है? 24 अप्रैल 2006 से बिहार में लागू हुआ है, ठीक है। के अनुसार ग्राम पंचायतों को निम्न कार्य आवंटित किए गए हैं। ये काम है, देख लीजिए, संसाधनों के प्रबंधन
व उत्पादन संबंधी कार्य, जैसे कृषि तथा कृषि विस्तार, ये भी काम है। सामाजिक और फार्म वनोद्योग, कोई भी फार्म लगाना, वन उद्योग, लघु उद्योग, लघु वन उत्पाद, ईंधन और चारा, पशुपालन, दुग्ध उद्योग व मुर्गी पालन, ये सब लगवा सकते हैं, लेकिन कहीं देखते नहीं कि ऐसा, मतलब जैसे कोई मछली पालन करना चाहता तो उसके सहयोग के लिए उसको सब्सिडी दिलाने के लिए ये भी कर सकता है। खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण, ये संसाधन, ये टॉपिक है ना, संसाधन के प्रबंधन व उत्पादन संबंधी कार्य, इसमें ये सब आता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत का कार्य हो गया। अब ग्रामीण व्यवस्था व निर्माण संबंधी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण व्यवस्था, मेन चीज तो इसी में होता है, जैसे सड़क बनाना, कोई भी ग्रामीण गृह निर्माण, पंचायत भवन बनाना, चाहे मैरिज हॉल बनाना, और चाहे गरीब का घर बनवाना, तो ये सारे इसमें आते हैं। पेयजल व्यवस्था, सड़क भवन, पुल पुलिया, जलमार्ग, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी वाला, विद्युतीकरण एवं वितरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे कहीं सोलर से सिस्टम लगवाना हो, तो ये सब मुखिया और वार्ड सदस्य ही हेल्प करेंगे, मतलब आदमी को। जन वितरण प्रणाली, जो कोटा होता है, वहां पे काम सही चल रहा कि नहीं चल रहा है, वो अपना मनमानी कर रहा, तो ये सब मुखिया की जिम्मेवारी है, वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी है कि उसको अच्छे से संपन्न करवाए। सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव, जैसे कहीं कहीं पे सार्वजनिक संपत्ति है, कोई अधिग्रहण कर रहा, तो उसका जो, उसको हटाने का अधिकार या उसको अच्छे से रखने का अधिकार, उसको घेराव करने का अधिकार, सब इसी का है। बाजार तथा मेले, बाजार लगा सकता है, मेले लगा सकता है गांव में, तो सारा चीज मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। ग्रामीण पुस्तकालय तथा वाचनालय, खटालो, कांटी हाउस तथा ठेला स्टैंड का निर्माण एवं रख रखाव, कसाई खानों का निर्माण एवं रख रखाव, सार्वजनिक पार्क, खेलकूद का मैदान आदि का रख रखाव, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान की व्यवस्था, झोपड़ियों एवं शेडों का निर्माण तथा नियंत्रण, सामान्य कार्य के अधीन योजना बनाना एवं बजट को तैयार करना, अतिक्रमण हटाना तथा बाढ़, सुखाड़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय आम जनों की सहायता प्रदान करना, गांव के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों को सुरक्षित रखना, धर्मशाला, छात्रावासों एवं अन्य वैसे ही संसाधनों का निर्माण करना तथा उसका रखा हुआ। इसमें से बहुत काम भी, आजकल तो मुखिया का चुनाव ऐसा हो गया कि एमएलए का चुनाव हो गया, काम करता नहीं, पैसा सारा खा जाता है, ये वाला इतना सारा काम है। अब है मानवीय क्षमता वृद्धि संबंधी कार्य, शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर तक जो भी शिक्षा होना चाहिए, उसका जो कंट्रोल, सही पे पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, स्कूल है या नहीं, स्कूल नहीं है तो आगे बोल करके जिला परिषद से, फिर वहाँ जिला से मतलब कि इशू करवा करके यहाँ पे ये करना, डिमांड रखना आगे तक कि हाँ यहाँ पे स्कूल नहीं है, प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल नहीं है, तो वो सारे काम जो है पंचायत ग्राम पंचायत का ही होता है। ठीक है, ग्राम में क्या क्या कमी है उसको आगे लेके जाना, फिर वहां से फंड लाकर वो काम करना। लेकिन आजकल जितने भी काम होते हैं सब कागजी काम हो रहे हैं, आपको ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये सब काम है, आप लोग सिर्फ समझिए इसको। वयस्क तथा अनौपचारिक शिक्षा, जो बूढ़ा लोग है उसकी शिक्षा के लिए भी इंतजाम करना, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, अगर बहुत दूर तक हॉस्पिटल है तो छोटा मोटा हॉस्पिटल खुलवाना, महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाना, कमजोर वर्गों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा जनजाति का कल्याण करना, ये सब भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद को बढ़ाना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक कल्याण, ये सारी चीजें। ठीक है, अब कहता है उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त समय समय पर सरकार द्वारा जो कार्य पंचायतों को सौंपा जाए वह उन्हें कार्यान्वित करेंगे। इसके काम के अलावा कभी कभी सरकार दूसरा काम भी देती है तो उसको भी करना जरूरी होगा। ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियां। ग्राम पंचायत में भी समिति बनती है, जैसे अपने संसद के स्तर पे बहुत सारी समितियां बनती है,
जो कि पूरे मतलब कि देश में सारी चीज को देखती है। अलग अलग समितियां अलग अलग चीज पे अध्ययन करती है, उसका रिपोर्ट सौंपती है सरकार को। फिर उसके उसके रिपोर्ट के हिसाब से वो काम मतलब कि आगे बढ़ता है कि किस पे ध्यान देना है और किस पे मेहनत करना है, ताकि चारों तरफ से विकास हो पाए। तो ये बात है। तो ग्राम पंचायत की अस्थाई समितियां क्या होती है? ग्राम पंचायत के कार्य काफी विस्तृत है, बहुत बड़ा काम होता है ग्राम पंचायत। ये एक, आप ग्राम पंचायत को एक देश के तौर पे देखिए ग्राम पंचायत को, ठीक है। ग्राम को, कोई भी पंचायत को अब देश के तौर पे देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो वहां पे है, अतः कार्यों का गुणवत्ता, उत्कृष्टता तथा ससमय निष्पादन हेतु तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत बिहार राज्य अधिनियम 2006 की धारा 25 के अधीन गठित की जाने वाली अस्थायी समितियों के माध्यम से कार्यों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कर सके। अब क्या होता है कि जितने भी वार्ड सदस्य उप मुखिया मुखिया है, ये मिल करके क्या करते हैं, एक समितियां बनाते हैं, ठीक है, जो कि अस्थायी समिति होता है। कोई शिक्षा पे ध्यान देते हैं, आगे पढ़ेंगे, समझ लीजिए। इससे ग्राम पंचायत के कार्यों का जो बंटवारा हो जाएगा कि हाँ ये चीज ये समिति देखेगा, ये काम ये समिति देखेगा, किसका घर नहीं बनेगा ये समिति देखेगा, तो ये वाला बात है, ठीक है। ताकि एक बंटवारा हो जाए तो अपनी अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करते रहे एवं कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इसके तहत स्थानीय स्तर पर कार्यों का वास्तविक एवं व्यवहारिक विकेंद्रीकरण अपनाई गई है, ठीक है। कोई सेंट्रल नहीं हो पाएगा कि हाँ एक ही आदमी करेगा, ऐसा नहीं है। समिति इसलिए बनाया जाता। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों को प्रभावी निष्पादन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव के द्वारा 6 समितियों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है। 6 समिति कम से कम करना जरूरी है। कौन कौन समिति है, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। 6 समिति कौन कौन सब होता है, इसको तो बाय हार्ट कर लीजिए। एक योजना और समन्वय एवं वित्त समिति, योजना समन्वय एवं वित्त समिति। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी नाम जान लीजिए। उत्पादन समिति, सामाजिक कल्याण समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, लोक निर्माण समिति, ठीक है। ये 6 समिति है। पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति। क्या है? यह समितियों की समिति है, मतलब बहुत पावरफुल है, ठीक है। यह अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय करती है एवं निष्पादन करती है। साथ ही जो कार्य अन्य समितियों के प्रभार में नहीं है वह कार्य यह समिति संपादित करेगी। समझ रहे हैं? अगर ये सब काम दूसरा समिति है, उसमें से काम कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो ये समिति योजना समन्वय का मतलब ये होता है कि सारे चीज में एक बैलेंस बनाए रखे। वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखना, ये योजना समिति समन्वय और वित्त समिति करेगी। बाकी ये 5 समितियों में जो काम नहीं हो पा रहा है, जो इससे आगे आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, तो ये यही करेगा, योजना समन्वय एवं वित्त समिति। दूसरा है उत्पादन समिति। यह समिति कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, जिसको मत्स्य पालन, वानिकी, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्य करती उत्पादन समिति, ठीक है। ये समिति ये सब पे ध्यान रखेगी, क्या क्या करना है इसके लिए। सामाजिक न्याय समिति। यह समिति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के साथ ही कमजोर वर्गों की शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय से बचाने तथा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्य करती है। कौन सी? सामाजिक न्याय, नाम ही से आपको पता चल रहा होगा। शिक्षा समिति। इस समिति के जिम्मे मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं जन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप हैं। ये शिक्षा समिति देखेगी ये सारे काम को। छठा है, 5वां है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। इस समिति द्वारा लोक कल्याण, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य किए जाते हैं। छठा है लोक निर्माण समिति।
इस समिति का मुख्य कार्य ग्रामीण आवास, जल जलापूर्ति स्रोतों, सड़क एवं आगमन के लिए अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ साथ सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण, ये मेंटेनेंस कार्य सभी लोक निर्माण समिति देखेंगे। अब देखिए क्या है, उपरोक्त सभी समितियों का गठन निम्न नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो समिति के कार्य वैध नहीं होंगे। क्या क्या नियम है? पहला है, उपरोक्त सभी समितियों में अध्यक्ष के साथ साथ न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष के साथ साथ 3, मतलब 3 कम से कम होना चाहिए या मैक्सिमम 5 होना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावी निष्पादन हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में से अधिक 2 सदस्यों को समिति में चुनेगी। ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई शिक्षा से रिलेटेड आदमी है, शिक्षक है, उसको आप शिक्षक समिति में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो वो भी लेना जरूरी है। अधिक से अधिक 2 सदस्य, कम से कम आप 1 सदस्य ले लीजिए किसी मतलब फील्ड से, या 2 सदस्य ले सकते हैं, लेंगे आप। ठीक है। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा। पहला वाला जो बोले थे ये इसका योजना समन्वय एवं वित्त समिति का, और वह निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा। अब जो वह क्या होगा, निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा। जितने भी वार्ड मेंबर हैं और उप मुखिया है, ठीक है, वो तो सारे इसमें होंगे ना, सारे समिति 6 समितियों में होंगे ना, तो बाकी के समिति में कौन मतलब कि अध्यक्ष होगा ये मुखिया ही डिसाइड करेगा। ठीक है। योजना समन्वय एवं वित्त समिति सहित 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभाव मुखिया नहीं रखेगा। एक तो योजना समन्वय और वित्त समिति, ये तो इसका तो अध्यक्ष होगा ये मुखिया, बाकी 2 और का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 समितियां हैं ही, मैक्सिमम ये 3 का ही हो सकता है। लेकिन पहला तो ये योजना समन्वय का तो अध्यक्ष होगा, बाकी इसमें या तो सामाजिक न्याय का बन जाए, या तो लोक निर्माण का बन जाए, या लोक स्वास्थ्य परिवार, इसमें से 2 ही में से किसी एक तो हो गया, एक का अध्यक्ष तो होगा, 5 बचा है, 5 में से 2 में से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सही 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभाव मुखिया नहीं रखेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रत्येक समिति में न्यूनतम 1 महिला सदस्य होगी। ठीक है। प्रत्येक समिति में 1 महिला सदस्य होगी। सामाजिक न्याय एवं समिति का 1 सदस्य उपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो गया। सामाजिक न्याय वाला जो है, क्योंकि मेन मोटो तो वही है कि सबको न्याय मिले, और सबसे ज्यादा जो समाज में पिछड़ा है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ही है। तो इसलिए इसमें बोला गया है सामाजिक न्याय समिति का 1 सदस्य अगर उपलब्ध है सामाजिक न्याय समिति में, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होगा उसमें। ठीक है। जहां तक संभव हो ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य 3 समितियों में अधिक में नहीं रहेगा। उपलब्धता अगर मान लिया जाए 10 ठो सदस्य है, ठीक है, ये 10 ठो रहेगा, तो एक तो 3 ठो इसमें रह गया मान के चलिए। ठीक है। 3 इसमें रह गया, 3 रिपीट जो होगा ना, वो जब वार्ड मेंबर ही है तो 3 से ज्यादा में सम्मिलित नहीं हो सकता। ठीक है। ये बात है। अब कहीं पे 5 ही तो वार्ड मेंबर है किसी गांव में, तो वहां पे तो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन ये लिखा हुआ जहां तक संभव हो ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य बोले तो उप मुखिया भी, ये भी वार्ड मेंबर भी हो गया, 3 समितियों में से अधिक में नहीं रहेगा वो। ठीक है। 3 ही समिति में रह सकता है। 6 तो बना है ना, 3 तो में 1 मेंबर इसमें भी रह गया, एक में सेम मेंबर वो उसमें रह गया, सेम मेंबर इसमें भी रह गया, 3 ही में रह सकता है, ज्यादा नहीं रहना चाहिए ये। लेकिन इसका ये नहीं बोला गया कि स्ट्रिक्ट लॉ है, जैसे मुखिया में बोला गया था वो 3 ही
समिति का अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं गया, लेकिन संभव जहां तक वो तीन ही में वो रह सकता। वार्ड सदस्य के बारे में बोला 3 समिति में रह सकता वो। पंचायत सचिव योजना समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा, ठीक है, सेक्रेटरी यही होगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उसका लेखा जोखा रखेगा, ठीक है। जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा इसके लिए कोई अन्य पदाधिकारी अन्य अस्थायी समितियों के सचिव के रूप में काम करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित करेगा। या तो जिला पदाधिकारी हो गया, चाहे कोई और जो पंचायत पदाधिकारी हो गया, वो क्या करेगा, 3 और जो अन्य अस्थायी समितियों के सचिव के रूप में काम करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित कर देगा। कोई सरकारी सेवक होगा उसको नामित कर देगा कि चलो इसका तुम जो है अध्यक्ष सचिव बन जाओ। ग्राम पंचायत के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन अस्थायी समितियां उपरोक्त कार्यों का संपादन करेगी। तो ये हो गया ग्राम पंचायत के समान, ये जो मार्गदर्शन दिया गया कि इस हिसाब से होगा तो वो करेगी, ठीक है, उसके हिसाब से। अब मेन आ गया है मुखिया की जिम्मेदारियां, बहुत इंपॉर्टेंट है मुखिया की जिम्मेदारियां। अब सबके पास मुखिया आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मुखिया जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठकों को आयोजित करेगा। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर। ग्राम सभा में जितने भी निर्वाचन या वोटर लिस्ट में जितने भी नाम है वो ग्राम सभा क्या है, वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ग्राम पंचायत में अब तो देख लिया ही ना कि ग्राम पंचायत में सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर है, जैसे मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, वो ग्राम पंचायत में रहेगा। और ग्राम सभा में जिसका नाम वोटर लिस्ट में, सब ग्राम सभा का सदस्य हो गया। अब देखिए, पहला काम हो गया मुखिया का, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना और उनके अध्यक्षता करना, ये मुखिया ही करेगा। दूसरा है बैठकों का कार्य व्यवहार संभालना और उसमें अनुशासन कायम रखना, ये भी मुखिया की जिम्मेवारी है। तीसरा, एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना। ग्राम सभा बोले तो जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है सभी मेंबर को मिलाकर के ग्राम सभा बनता है, तो उसका कम से कम 4 बैठकें, मतलब कि 3 महीना में एक बार कराना जरूरी है। पूंजी कोष पर विशेष नजर रखना, जो पूंजी पैसा आता है ग्राम पंचायत के लिए, कोई भी पंचायत के लिए, तो उस पर ध्यान रखेगा कि पैसा कहाँ जा रहा। 5वां है ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देखरेख, कैसे मतलब काम हो रहा है। प्रशासन बोले तो कौन गलती कर रहा है, कौन मार कर रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, ये सारा चीज, मारपीट वगैरह को ना हो, ये सब की देखरेख भी ग्राम पंचायत के अधिकारी ही करेंगे। मतलब ग्राम पंचायत के अधिकारी नहीं, मुखिया करेंगे। ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की देखरेख एवं दिशा नियंत्रण करना, ग्राम पंचायत की कार्य योजनाओं प्रस्तावों को लागू करना, जो सब ग्राम पंचायत की जो योजनाएं हैं, प्रस्ताव है जो सरकार देती है कि नहीं ये आप लागू करिए ग्राम पंचायत में, तो ये सारे चीज मुखिया ही करेगा। नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्टरों के रखरखाव का इंतजाम करना, जो भी अपने रजिस्टर्स हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तय किए गए टैक्सों, चंदों और फीसों की वसूली का इंतजाम करना, ये सारा चीज मुखिया के नियंत्रण में है। 10वां है विभिन्न निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने का इंतजाम करना। और 11वां है राज्य सरकार या एक्ट अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों को पूर्ण करना। ये मुखिया का जिम्मेवारी था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आगे जो भी टॉपिक बचा हुआ दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।